चलिए बनाइए 101 नंबर क्वेश्चन पिछले जैसा, जो पिछले क्लास में पढ़े थे वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई में से प्रत्येक को 17% बढ़ा दिया जाता है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जान रहे हैं कि क्षेत्रफल वाला है, क्षेत्रफल पर प्रभाव पूछा है तो हम लोग सक्सेसिव रूल लगाएंगे, है ना। तो क्या लगाइएगा, 17% बढ़ा है तो 17 प्लस 17 प्लस 17 गुना 17 बाई कितना लिखेंगे 100। ये बात को हम पिछले क्लास में बतलाए भी थे कि यहाँ पर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी लिखा रहता तो आंसर यही आएगा, और संपूर्ण पृष्ठ लिखा रहेगा तो भी आंसर यही आएगा, है ना। तो ये देखिए ये 34 हो जाएगा और ये आएगा 289। तो 100 से डिवाइड देना है तो 2 अंक बाद दशमलव होगा, तो कितना आ गया 36.89% वृद्धि। प्लस में आता है तो वृद्धि ही बोलते हैं ना। चलिए तो यह टाइप आज जो है सो कंप्लीट हो जाएगा। अगला है कि एक शंकु की त्रिज्या को 40% और इसके तिर्यक ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो यहां समझिएगा पहले कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। शंकु का लेटरल सरफेस एरिया क्या होते हैं, तो पाई आर एल होते हैं। ये तो पाई कांस्टेंट है ना। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, आर को एक बार एल को एक बार लिखकर, यानी 2 बार वाला है तो बस सक्सेसिव लगा सकते हैं, या ऐसे भी बना सकते हैं कि पहले का 100 और अब का 140, तिर्यक ऊंचाई पहले का 100 अब का 110, और क्षेत्रफल हो जाएगा पहले का 100 और अब का x। तो ये 100 से 100 कट जाएगा और 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, तो 14 गुना 11 करिएगा तो कितना आ जाएगा 154, है ना। तो वृद्धि हो गया कितने का 54% का। या आप सक्सेसिव भी लगा दीजिए, क्षेत्रफल पर प्रभाव पूछता है तो सक्सेसिव लगाते। तो क्या लिखेंगे 40% वृद्धि फिर से 10% और फिर दोनों गुना, तो 40 गुना 10 और बट्टा में 100। तो भी देखिए यहां से हल करके कितना आ जाएगा 54% वृद्धि। ठीक है, अब यहां पर आपको समझने वाला बात है, इसको बहुत सारे तरीका से आपने बनाया है ना, और रेशियो वाला तरीका बहुत सारा है वैसे आपने बनाया है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे रहता, क्वेश्चन ऐसे रहता कि त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को 10% बढ़ा दिया जाता है तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप जान रहे हैं, पहले ये समझिए, यहां पर आप जानते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है। ये होता है पाई आर एल, और यहां पर क्वेश्चन में ऐसे लिख दे कि एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया जाता है तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप तो कहेंगे कि भाई यहाँ पर आर एल होता है यानी तिर्यक ऊंचाई। यहाँ हम शंकु भी बना रहे हैं आपके लिए, जरा ध्यान से देखिए। शंकु में जानते हैं कि ये आपका रेडियस होता है ना, और ये आपका क्या होता है हाइट। इसे आप क्या बोलते हैं हाइट, और इसे जो है इस वाले को क्या कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, साइलेंट हाइट, है ना। तो यहाँ मामला क्या है कि यहाँ दिया है क्वेश्चन में कि त्रिज्या और ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमें तो चाहिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर प्रभाव निकालने के लिए आर और एल ना चाहिए, लेकिन यहाँ आर और एच दिया है।
तो आप जानते हैं सेम बात पिछले क्लास में पढ़े थे कि जिसका यूनिट सेम रहता है, क्या रहता है सेम, यूनिट सेम रहता है तो प्रभाव भी सेम होता है। तो यहाँ बोला है कि त्रिज्या और ऊंचाई में से प्रत्येक को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो बतलाइए तिर्यक ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 10% वृद्धि होगा, क्योंकि जानते हैं कि अगर यहाँ रेडियस लिखेंगे इसका भी यूनिट मीटर होगा, ऊंचाई लिखेंगे इसका भी रेडियस मीटर होगा, और तिर्यक ऊंचाई लिखेंगे इसका भी यूनिट मीटर होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में जब लिखा रहे कि त्रिज्या और ऊंचाई में से प्रत्येक को 10% बढ़ा दिया जाए तो तिर्यक ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आंसर क्या कहेंगे कि 10% बढ़ेगा। तो मामला वही सेम है, पुराना वाला ही, और आंसर क्या था, तो यहाँ ये 10% रहता तो तिर्यक ऊंचाई पर 10% वृद्धि होता। अच्छा अब जरा सुनिएगा, अगर आपसे क्षेत्रफल पर प्रभाव पूछता तो क्या कहते, 10 प्लस 10 गुना 10 बटा में, तो यहां से ये जान रहे हैं कितना परसेंट आता, 21% आता। तो ये बात आप समझ गए। तो अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि जहां पर आपको दिया रहेगा कि किसी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में से प्रत्येक को 10% बढ़ा दिया जाता है तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या कहेंगे 21%। क्यों, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ पर आपको जब वक्र पृष्ठ निकालना है तो RL का जरूरत पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जानते हैं कि त्रिज्या और ऊंचाई में से प्रत्येक को 10% बढ़ा दिया तो यानी तिर्यक ऊंचाई भी 10% बढ़ेगा, आंसर सेम रहेगा। कोई दिक्कत है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन वही है, तेजी में बनाए। यहाँ पर तो तिर्यक ऊंचाई ही लिख दिया है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, आंसर 21% होगा। अच्छा ऊंचाई पर पूछा है, हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। क्वेश्चन है कि एक शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई में से प्रत्येक को 10% बढ़ा दिया जाए तो इसकी ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कितना कहिएगा, 10% वृद्धि कहिएगा, यही ना। अब बहुत लोगों को ये माइंड में चलेगा क्यों, तो एक बार आप देख सकते हैं पूरा डिटेल्स में। जरा देखिए L बराबर क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है। जरा समझिए ध्यान से, ये शंकु है, कोण, क्या है, कोण। अच्छा ये बतलाइए, ये जानते हैं कि ये क्या होता है, रेडियस, और ये क्या होता है इसका हाइट, और ये क्या होता है साइलेंट हाइट, यही ना। अच्छा यहाँ पर क्या बनता है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री के सामने वाला तो क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है ना। तो हमें कर्ण निकालना है तो हम लोग यही ना फॉर्मूला लगाएंगे, h स्क्वायर जोड़ r स्क्वायर। यानी याद रखते हैं कि शंकु में तिर्यक ऊंचाई निकालना रहे तो क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r। अच्छा तो यहाँ पर जरा देखिए, आपसे तो यहाँ पर किस पर प्रभाव पूछा है, ऊंचाई पर। तो अगर हमें ऊंचाई निकालना हो तो क्या लिखना पड़ेगा, l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अभी नहीं समझे तो यहाँ पर जरा समझिएगा, यहाँ पर पहले समझिए। जैसे यहाँ आपको पता है कि 90 के सामने वाला कर्ण, तो आप जान रहे हैं इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा, समकोण त्रिभुज का यही ना नियम है। तो इसी को उलट फेर करिएगा तो ये आएगा, है ना। तो h बराबर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अच्छा तो ये तो ऊपर वाला मिटा देते हैं, ऊपर वाला से का कोई जरूरत नहीं। अब जरा समझिए, अब हम यहां से न्यू ऊंचाई निकाल रहे हैं, न्यू हाइट, ठीक है। तो जरा बतलाइए, क्वेश्चन में है कि त्रिज्या को और ऊंचाई को दोनों को 10% बढ़ा देता है, तो बतलाइए तिर्यक नया तिर्यक ऊंचाई क्या आएगा, तो L का 11/10, ये बात तो समझ रहे हैं पहले से। माइनस त्रिज्या क्या होगा, R का 11/10 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख रहे हैं दोनों पर स्क्वायर है ना 11/10 पर, तो यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो यहाँ से आप समझ रहे हैं कि कॉमन आएगा 11/10 का स्क्वायर आएगा।
तो यहां से समझिए स्क्वायर रूट के बाहर अगर इसको लिखे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, एल स्क्वायर माइनस गुना 11/, अच्छा ओरिजिनल कितना परसेंट होता है 100%, तो यहाँ 100% लिख दीजिए, गुना 11/, तो 0 से 0 कट के 110% आएगा कि नहीं, तो वृद्धि कितना कहेंगे। तो हम लोग इतना कुछ चेक नहीं करते हैं, ठीक है ना, ऐसे बनाते भी नहीं है। हमेशा याद रखना है कि जब यूनिट सेम होगा तो प्रभाव भी सेम पड़ेगा। इंक्रीज बोला तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज बोला तो डिक्रीज होगा। तो यहाँ बोला था कि त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया जाए, इसकी ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सीधा कहेंगे कि 10% बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत है, ये बात उतना करने की जरूरत नहीं, एक बार आपको समझा दिए हैं, ठीक है ना। अगर दोबारा कभी मान लीजिए कि एग्जाम में आ जाए तो ऐसे बनाइएगा तो समझ जाइए कि कितना के पीछे आप चले जाइएगा। ये तो मान लीजिए कि बच्चा जिसको याद है सीधा 10% मारेगा, अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएगा और आप लिखते रह जाइएगा। बात समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से बनाइए, आंसर बताइए, बड़ा टाइम लग गया आपको। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में से प्रत्येक को 20% बढ़ा दिया जाता है, इसके तिर्यक ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सीधा लिखेंगे कि 20% बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बनाइए तेजी में। इसमें दिमाग नहीं लगाइएगा, जैसे ही क्षेत्रफल दिखे यानी सक्सेसिव फार्मूला लगाना है। देखिए क्या बोला है, एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में से प्रत्येक को 18% बढ़ा दिया जाता है, तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख भी देते हैं, क्वेश्चन में है कि त्रिज्या और ऊंचाई में से प्रत्येक को 18% बढ़ाया जाता है, तो कोई पूछेगा तिर्यक ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या कहिएगा 18% बढ़ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप जानते हैं कि इसका क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर एल होता है। तो यही ना, देखिए ना, तो आर एल वही दो वाला बात आ गया कि नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आर यहाँ पर 18% इंक्रीज, एल भी 18% इंक्रीज, यही सेम बात बोलेंगे। तो इतना हम लोग ये ताम झाम करने की कोई आवश्यकता, सीधा देखेंगे कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर प्रभाव पूछा है तो सक्सेसिव लगाएंगे। 18 + 18 + 18 गुना 18/100, तो ये हो गया 36, ये होता है 324, 2 अंक बाद बिंदिया, यही ना 100 से भाग, यानी ये कितना हो गया 39.24% वृद्धि, ठीक है। इस वाले में अब कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए। अब जरा बनाइए तेजी में। एक अर्धगोला की त्रिज्या को 23% बढ़ा दिया जाता है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बस कुछ करना ही नहीं है, सक्सेसिव लगाना है ना। अच्छा बतलाइए, सिंपल सा बात समझकर केवल याद के लिए आपको बोल रहे हैं कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। ये अर्धगोला है, इसका हम आपसे पूछे कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बतलाइए, क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो ये देखिए कुछ भी रहे, वक्र पृष्ठ पूछे चाहे संपूर्ण पृष्ठ, रेडियस को 2 बार लिखना है कि नहीं। तो यहाँ समझ गया कि सक्सेसिव से बना ले, हम लोग 2 बार के लिए ही सक्सेसिव लगाते हैं, अन्यथा आपको बहुत सारी बात पिछले क्लास में सिखाई गई है, उसमें से किसी को लगाकर क्षेत्रफल जब बोले तो लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ से आप समझ गए कि 46, ये कितना होता है जी 529, 2 अंक बाद बिंदिया, तो ये हो गया 51.29% वृद्धि, ठीक है, ये वृद्धि हो जाएगा। अगला बनाइए,
यही मेन समझना है। ये क्वेश्चन आता है तो अच्छा बच्चा गड़बड़ा जाता है, अच्छे लोग गड़बड़ा जाते हैं। एक घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को क्रमशः 10%, 20% और 30% बढ़ा दिया जाता है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जरा देखिए, पहले आपको इसे डिटेल्स में समझाते हैं, उसके बाद ही आपको इसका शॉर्टकट माइंड में रह पाएगा, अन्यथा नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप पहले समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, बच्चा पढ़ते हैं कि ये घन लिखा है, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बात लिखा है ना। तो घन का जानते हैं प्रत्येक किनारा सेम होता है, प्रत्येक साइड इक्वल होता है, घन का होता है ना जी। अच्छा बतलाइएगा, घन का प्रत्येक साइड इक्वल होता है तो इसमें लंबाई भी इक्वल, चौड़ाई भी इक्वल, ऊंचाई भी इक्वल होता है। लेकिन यहाँ बोला है कि लंबाई को 10%, चौड़ाई को 20%, ऊंचाई को 30% बढ़ाया है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले बतलाइए कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो जानते हैं कि 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है। क्या होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है, सबको पता है ना। अब आइए, यहां से हम न्यू एरिया निकाल रहे हैं। अच्छा पहले हम न्यू लंबाई ही लिख देते हैं। लंबाई कितना हो जाए, लंबाई 10% बढ़ा दिया है। आप क्या बोलिएगा, a का 11/10, क्या है ना। अच्छा चौड़ाई जरा देखिए, चौड़ाई, नया चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो a का 6/5। ये समझने में बहुत लोगों को परेशानी हो गया होगा। जरा देखिए, आपको 20% वृद्धि बोला है तो डायरेक्ट लिख दीजिए 120/100, है ना। इसको काटेंगे तो वही आएगा 1 गुना 6/5। और नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 20% का मतलब नीचे में 100 यानी 1/5। ये सबको याद है। तो पहले का 5 होगा, 1 बढ़ गया तो अब का 6 होगा, यानी 6/5। अच्छा इसकी ऊंचाई की बात कर रहे हैं, ऊंचाई कितना होगा, a का कितना 13/10। ठीक है, तो अब यहां से हम निकाल रहे हैं टोटल सरफेस एरिया। तो जरा बतलाइए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब तो ये क्यूबाइड बन गया ना, क्या बन गया, ये लंबाई अलग हो गया, चौड़ाई अलग हो गया, ऊंचाई अलग हो गया कि नहीं। तो क्या बन गया, क्यूबाइड यानी घनाभ बन गया। तो ये क्या होता है जानते हैं ना, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यही ना होता है टोटल सरफेस एरिया। तो 2 इंटू LB, तो LB लिखिए, तो A गुना 11/10 गुना B का मान बोलिए तो A गुना 6/5 प्लस, अब क्या होता है BH, तो यहाँ B है तो A गुना 6/5 प्लस H है A गुना 13/10। ठीक है, अब प्लस HL, यही ना। तो H कितना है, A गुना 13/10 L कितना है, तो A गुना 11/10। अब जरा समझिएगा, यहां से इसको हल करें तो ये देखिए 66A² बटा 50, यही ना। और ये कितना आ जाएगा 18A² बटा 50, और ये कितना आ जाएगा 13 गुना 11 100। अच्छा 13 × 78, हम 3 देख लिए हैं। आप समझ गए कि ये 78 होगा। और ये देखिए 13 गुना 11 कितना 100 बटा में 100, यही ना। अच्छा एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा ना। तो ये 66 दूना 132, अब 50 दूना 100, 78 दूना कितना 8 दूना 16 152, अब प्लस
अब प्लस कितना 143 ए स्क्वायर, यही होगा। यहां तक क्लियर है। n2 में ये 2 था। अब इसको जरा जोड़िए, कितना आ जाएगा? कहाँ? यहाँ 156, यही ना, 78 दूना 156। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 3 और 6 9 और 2 11, अच्छा 4 और 5 9 और 3 12 1 13, और 1 1 1 3 1 4, और गुना में ये 2 था, अब बट्टा में 100। अब इसको गुना करिएगा तो कितना आएगा? 862 आएगा ना। और 100 से डिवाइड दीजिएगा तो 8.62 कहिएगा ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर था। क्लियर है? तो अब पहले तो आप चेंज निकालिएगा ना, कितना इसमें परिवर्तन हो रहा है, कितना इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो आपको पता है कि ये डिक्रीज इंक्रीज कर गया। पहले 6 ए स्क्वायर था और अब का 8.62 ए स्क्वायर आ गया। तो चेंज कितना का कहिएगा? चेंज कितना कहिएगा? 8.62 ए स्क्वायर में से 6 ए स्क्वायर माइनस हो गया तो 2.62 ए स्क्वायर आ गया। इतने का वृद्धि हुआ। तो आप चेंज परसेंट निकालिए। क्या निकालिए? चेंज परसेंट, यानी इसमें कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। तो कैसे निकालिएगा कि बढ़ गया 2.62 ए स्क्वायर अपॉन, तुलना किससे? पहले वाले से, क्योंकि जानते हैं कि बढ़ता भी है तो पहले वाले से अब बढ़ जाता है, और कमता भी है तो पहले वाले से अब कम जाता है ना। तो नीचा में आप समझ गए कि 6a यही ना। यहां पर समझिएगा तो ये क्या आ जाएगा? नीचे में 6a स्क्वायर, बार बार सेलेक्ट हो जा रहा है, 6a स्क्वायर। अब परसेंट में बदलना है तो 100% लिखेंगे। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यही ना। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 100 लिखेंगे ना। तो डायरेक्ट ये 100 से ये पॉइंट काट दें, और नहीं तो मन है तो नीचे में 1 लिख कर 100 से 100 काटिए ऐसे, नहीं तो सीधा कट गया, समझिए। अब इसको 6 से भाग दे दीजिए तो कितना आएगा? 6 चौका, अब फिर से 2 2 आएगा तो 6 तिया पॉइंट, फिर 4 और 0 आएगा तो 6 आएगा, फिर से 6 आएगा, ऐसे ही आएगा। तो ये लगभग हम इसको कितना परसेंट कह सकते हैं? 44% कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखे हैं कि क्वेश्चन में यही पूछा क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आप ऐसे बनाएंगे तो आपका तो काम हो जाएगा, ऐसे बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। तो कैसे बनाएं? तो आपको पता है कि पिछले क्लास में बतलाए थे कि खेत का जब क्षेत्रफल निकालना रहता है तो हम लोग एवरेज एरिया निकालते हैं, है ना। कि जैसे इधर का मान लीजिए 13 दिया है और इधर का 17 दिया है, तो दोनों को जोड़कर 30, इसका एवरेज 2 से भाग दे देंगे तो 15, है ना। और इधर का मान लीजिए लंबाई, इधर का लंबाई दिया है 14 और इधर का लंबाई दिया है 6, तो 14 6 20/2 कर देंगे तो 10, और दोनों को गुना कर देंगे तो एरिया आ जाएगा, यही ना। लेकिन यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों न है, तो यहाँ भी हम लोग एवरेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो एवरेज निकालिएगा, यहीं पे बतला रहे हैं, देखिए ध्यान से। एवरेज निकालिएगा तो 10 जोड़ 20 जोड़ 30 लिखना पड़ेगा। अब बट्टा में कितना? 3, जितना नंबर रहता उतना से भाग देते हैं, तो 60/3 ये कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। अब क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा है, यही ना पूछा था। तो यहाँ से निकाल दीजिए। अब 20 जोड़ 20 जोड़ 20 गुना 20 बट्टा में 100। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 20 20 40, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो ये कितना आ गया? 44%। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा कि पहले हम लोग जो भी दिया है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में 10%, 20% और 30% वृद्धि,
तो अलग अलग दे दिया तो बस पहले हम लोग एवरेज निकाल लेंगे इसका। किस वाले प्रश्न में कि बोलेगा क्वेश्चन में कि एक घन के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में बोलता कि प्रत्येक में 10% वृद्धि, तो इतना तामझाम करते ही नहीं। लेकिन जब अलग अलग बोल दिया कि लंबाई में 10%, चौड़ाई में 20%, ऊंचाई में 30%, तो सबसे पहले आप इसका क्या निकाल लीजिए, एवरेज, और उसके बाद सक्सेसिव लगा दीजिए। तो लगभग सेम आंसर आता है, लगभग में, ठीक है, क्योंकि इसको डिटेल्स में बनाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बात समझ गए ना। अब यहां से समझिएगा, न्यू टाइप है, यानी क्षेत्रफल वाली कहानी समाप्त हो गई। लेकिन यहां से न्यू टाइप है, लेकिन इसको भी हम लोग पुराने वाले से लिंक करके ही पढ़ेंगे। जरा समझिएगा, क्वेश्चन पढ़िए पहले खुद से। क्या बोला है कि एक व्यक्ति का प्रति घंटे का वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है। कितना परसेंट? अब बोला है लेकिन उसके कुल वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसके कार्य करने के समय पर क्या प्रभाव पड़ा? अच्छा, आप बतलाइए, सिंपल सा बात। आप कहीं ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं, कोचिंग है ना, होम ट्यूशन करा रहे हैं, चाहे मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट में ही जाकर आप पढ़ा रहे हैं, इंस्टीट्यूट में ही बात समझिए। तो अगर आपका प्रति घंटे का वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, आप पहले जितना ही काम करें, मान लीजिए पहले 5 घंटा पढ़ाते थे, उतना ही घंटा अभी भी पढ़ाए, तो आपका वेतन बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए ना। लेकिन बोला है कि वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंस्टीट्यूट वाला जो है आपसे अब पहले 5 घंटा पढ़वाता था, 5 घंटा नहीं पढ़वा रहा है। हो सकता है कि 4 घंटा ही पढ़वा रहा हो या 3 घंटा ही पढ़वा रहा हो। बात समझ गए? तो यहाँ पर देखिए, यानी कहने का मतलब है कि आप सपोज करिए किसी इंस्टीट्यूट में आप 5 घंटा पढ़ाते हैं या 1 घंटा, ऐसे समझिए, इसको मैं हटा दे रहे हैं, या ऐसे कि अगर किसी इंस्टीट्यूट में आपको प्रत्येक घंटे का 5 रुपया मिलता है, कितना मिलता है, और आपने 4 क्लास लेता है, तो भाई कितना रुपया आपको प्राप्त होगा? टोटल सैलरी 20 रुपया आएगा कि नहीं? और मान लीजिए कि यहाँ पर जब 20 रुपया आया, तो यहाँ पर ये अलग है क्या, देखा है ना, प्राइस गुना कंजप्शन बराबर, कहानी तो वही है। कहानी क्या है यहाँ पर, लेकिन यहाँ बोले हैं कि ये 5 जो है कि आपको प्रत्येक घंटा जो है 5 रुपया कमाते हैं। क्या कमाते हैं? प्रत्येक घंटा 5 रुपया कमाते हैं। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि प्रत्येक घंटा आप 5 रुपया कमाते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं सैलरी ऑफ ईच आवर, प्रत्येक घंटे, किसका भाई? प्रत्येक घंटे का। यहाँ क्या बोला है कि प्राइस जो है, सॉरी, यहाँ पर प्रत्येक घंटे आपको 5 रुपया मिलता है, तो हम लिख दिया आपका कि सैलरी ऑफ ईच आवर, यानी प्रत्येक घंटे का वेतन, है ना। अच्छा, यहाँ ये जो 4 है सो क्या है? वर्किंग टाइम है। क्या है? वर्किंग टाइम है, कि यानी आपने 4 घंटा इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, तो यानी यहाँ पर आपको लिख दीजिए टोटल वर्किंग टाइम, टोटल वर्किंग टाइम, नीचे ही लिख देते हैं वर्किंग टाइम। तो ये क्या निकल गया आपका? टोटल सैलरी निकल गया। क्या निकल गया? टोटल सैलरी निकल गया। बात समझे कि नहीं? तो अगर इस क्वेश्चन को आप लिंक करें पिछले वाले से, तो बात सेम है, प्राइस गुना कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। तो यहाँ प्राइस के जगह पर हो गया क्या कि सैलरी ऑफ ईच आवर, है ना। अच्छा, कंजप्शन के जगह पर क्या हो गया? टोटल वर्किंग टाइम,
अब बराबर एक्सपेंडिचर के जगह पर क्या हो गया आपका सैलरी, है ना। तो याद रखिएगा कि सैलरी ऑफ ईच आवर गुना टोटल वर्किंग टाइम में अगर गुना कर दे तो टोटल सैलरी आएगा। यानी किसी इंस्टीट्यूट में अगर 1 घंटे का 5 रुपया मिलता है, आपने टोटल वर्किंग टाइम यानी 4 घंटा पढ़ाते हैं तो कितना मिलेगा, 20 रुपया का सैलरी बनेगा। यहाँ तक बात समझ गए। तो वही सेम क्वेश्चन है, देखिए ना, एक व्यक्ति के प्रति घंटा वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है, तो पहले का कितना लिखिएगा 100 और अब का गुना। अब यहाँ टोटल वर्किंग टाइम लिखना पड़ेगा। तो वही तो पूछा है कि उसके कार्य करने के समय पर क्या प्रभाव पड़ा, तो पहले 100 और अब यही ना। अच्छा, लेकिन बोला है कि उसके सैलरी पर, वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो पहले 100 और अब का भी कितना लिखिएगा। हम बतलाए थे कि डायरेक्ट बराबर में 1 भी लिख सकते हैं, इसको काट दीजिए। तो 25 5 या 25 चौका 5 से, तो यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 80 आ गया। तो बतलाइए, पहले का तो 100 था, अब 80 आ गया। इसका मतलब आपका ये है कि वर्किंग टाइम 20% कम गया, यानी काम करने का समय जो है आपका 20% कम गया। कोई दिक्कत है। अच्छा, दूसरा बतलाए थे, अगर बतलाइए यहां पर आपको निकालना रहे टोटल वर्किंग टाइम, क्या निकालना रहे, टोटल वर्किंग टाइम निकालना रहे, वर्किंग टाइम निकालना रहे, तो क्या करिएगा आप जरा बतलाइए। इधर आपका ये गुना में है, इधर जाएगा तो यानी ये तो टोटल सैलरी हुआ, टोटल सैलरी अपॉन कितना, सैलरी ऑफ ईच आवर, सैलरी ऑफ ईच आवर यानी प्रत्येक घंटे का वेतन, यही ना। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि टोटल सैलरी पर कोई प्रभाव न पड़ा, तो ये यानी कांस्टेंट हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना। तो जब कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल वर्किंग टाइम ये सैलरी ऑफ ईच आवर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वही उत्क्रमानुपाती है, यही ना। जैसे आप इस वाले में पढ़े थे कि यहाँ पर अगर हमें प्राइस गुना कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर है, अगर हमें प्राइस निकालना पड़ता था तो एक्सपेंडिचर अपॉन क्या लिखते थे, कंजप्शन। अब बोलते थे कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, खर्च कांस्टेंट है, यानी कोई परिवर्तन न हो रहा है, तो प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंजप्शन के। तो यहाँ पर भी वही बात है ना जी, यानी इसके वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो टोटल वर्किंग टाइम और प्रत्येक घंटे के वेतन दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, उल्टा होगा, वही उत्क्रमानुपाती होगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ देखिए, इसका जो है प्रति घंटे का वेतन जो है सैलरी इंक्रीज कर जाता है, प्रति घंटे का सैलरी कितना 25% है, कितना है। अब 25% का फ्रैक्शन बोलिए, तो पहले का सैलरी अब का सैलरी, यही ना। अच्छा बतलाइए, तो इसका टोटल वर्किंग टाइम इसका वही क्रमानुपाती होगा, टोटल वर्किंग टाइम इसका क्या होगा, वही क्रमानुपाती होगा, यानी पहले का 5 अब का, तो कितना कम गया, किससे कमा, गुना, तो यानी कितना परसेंट आ गया, 20% काम करने की दर कम गया। कोई दिक्कत, यानी सीधा बात है, सिंपल। यानी यहाँ पर कहा था कि 25% बढ़ गया, तो पहले जो है वेतन 4 था, अब का वेतन कहेंगे 5, तो काम करने का जो दर है उल्टा हो जाएगा। तो यानी पहले 5 और अब 4, तो यानी 1 कम गया, किससे, तो पहले वाले से गुना 100%, यानी आप समझ गए कि वर्किंग टाइम जो है पहले से 20% कम गया। कोई दिक्कत। ऐसे और बहुत सारा तरीका सिखाए हैं प्राइस गुने कंजप्शन पीछे वाले क्लास में, तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। कोई दिक्कत। तो अगला क्वेश्चन बनाकर दिखाइए, अगला क्वेश्चन बनाइए। प्रति घंटे का वेतन 33.1/3% बढ़ा दिया जाता है, तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 1/3।
तो पहले का वेतन प्रति घंटे का 3 कहेंगे और अब के प्रति घंटे का वेतन 4 कहेंगे, लेकिन उसके वेतन पर, कुल वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो आप समझ गए कि व्यक्ति के प्रति घंटे के काम करने का वेतन और उसके टोटल वर्किंग टाइम दोनों व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यानी ये कितना हो जाएगा, 4 से 3, यही ना, कितना कमा पहले वाले से, तो गुना 100%। तो यानी आप समझ गए कि ये 25% कम गया। कोई दिक्कत नहीं? तो वही बात कि पहले का प्रति घंटे का वेतन कितना और 1 बढ़ गया तो अब का, अच्छा टोटल वर्किंग टाइम पहले का 100 और अब का x। अच्छा इसके कोई प्रभाव नहीं पड़ा है कुल वेतन पर, तो डायरेक्ट 1 लिख दे। अब काट दीजिए 4 से, तो यानी x का मान 75, तो यानी पहले का 100 था अब का 75, इसका मतलब 25% क्या हो गया। आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? अगला बनाइए तेजी में। क्या है क्वेश्चन? एक व्यक्ति के प्रति घंटे के वेतन को 20% बढ़ा दिया जाता है और उसके काम करने के समय को 10% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको पता है ना कि जब बाहर वाला निकालना रहता है ना, जैसे एक्सपेंडिचर, जैसे पढ़े थे प्राइस गुना कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वहां सिंपल नंबर रहता है तो क्या लगाते हैं, सक्सेसिव। अच्छा उसके बाद फिर से पढ़े थे, बहुत सारा एरिया में पढ़े हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई, आयत वाला में कि लंबाई गुने चौड़ाई बराबर एरिया। तो देख रहे हैं जब क्षेत्रफल पर प्रभाव पूछता है तो सक्सेसिव लगाते हैं। उसी तरह से इसके कुल वेतन पर प्रभाव क्या पड़ेगा, तो डायरेक्टली आप सक्सेसिव लगा दीजिए। कोई दिक्कत है? तो यानी ऐसे यहां पर देखिए, पहले प्रति घंटे का वेतन 20% बढ़ गया तो +20, उसके काम करने के समय 10% घट गया तो माइनस, अब प्लस गुना माइनस माइनस, 20 गुना 10 बटा में 100, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो 20 में से 10 गया 2, 10 और माइनस 2 कितना आ जाएगा, प्लस में आया तो 8% क्या कहिएगा, वृद्धि। अच्छा दूसरा क्वेश्चन कहा है, यदि उसका आरंभिक वेतन 20,000 रुपया था तो उसका वर्तमान वेतन निकालिए। तो आरंभिक वेतन कितना दिया है जी, 20,000 रुपया दिया है, यही ना। तो अब का वेतन निकालना है, उसका वर्तमान सैलरी है ना। अब बतलाइए वर्तमान सैलरी कितना बढ़ गया है, 8% बढ़ गया है, तो अब का सैलरी कितना कहिएगा, 108%। 8% सैलरी आपका बढ़ा दिया जाए तो अब का सैलरी कितना हो जाएगा, 108% हो जाएगा। तो 108 बटा में 100, 100 से 100 काट दीजिए, अब गुना कर दीजिए, 216 पर 2 0, ठीक है। या आप ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए ना, पहले का हम यहाँ पर मान रहे हैं प्रति घंटे, अच्छा यहाँ पर ऐसे ही पहले इसको लिख लीजिए, लिख लिया आप लोग। अब इसको अगला समझिए कि आगे हम लोग कैसे बनाएंगे। हम मान रहे हैं कि पहले का प्रति घंटे का वेतन 100 है, अब बोला है कि प्रति घंटे का वेतन 20% बढ़ गया, तो अब के प्रति घंटे का वेतन कितना होगा, यही ना। अब बोला है कि उसके काम करने के समय में, समय को 10% घटा दिया जाता है, काम करने के समय को 10%। तब बतलाइए पहले के काम करने का समय 100, अब का काम करने का 90। अच्छा बात पता ही है कि ये पर आवर का ये जो सैलरी है और टोटल वर्किंग टाइम दोनों को गुना करेंगे तो टोटल सैलरी आता है। तो यहाँ पर जरा देखिए पहले का सैलरी कितना, वैसे नहीं करिए ना, यहाँ क्वेश्चन में दिया है, देखिए ना, यदि उसका आरंभिक वेतन,
तो यहाँ डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे कि पहले का उसका वेतन कितना है, तो अब का निकालना है, तो अब का क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। हो गया, बात समझ गए। आप यहाँ पर जरा देखिए 4 शून्य से 4 शून्य इसे ही काट दीजिए और x का मान आ गया तो ये जाकर यहाँ गुना, तो 12 9 108 दूना 216 पर 2 शून्य। और आपको ऐसे मन कर रहा है ना बनाने का, तो बना सकते हैं जैसे आप बोल रहे हैं। तो देखिए कैसे कि पहले का 100 और अब का, अब पहले का 100 और अब का 90, ये पहले का 100 यही ना बोल रहे थे मानने के लिए, और अब का x यही ना। तो यहाँ पर देखिए 100 से 100 2 शून्य से 2 शून्य, x का मान 108 आया, तो पहले का 100 था अब का 108 है, तो वृद्धि कितना हो गया, ये 8% वृद्धि कहेंगे। अब इसके बाद ऐसे ही बनाना पड़ेगा, यानी पहले का कितना वेतन था 20,000, 8% बढ़ गया तो 108 बटा में 100 हो गया, शून्य से शून्य कट के 21,600 हो गया। ऐसे भी लिख देते हैं तो गलती, कोई दिक्कत? तो आज जो है हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इसके आगे जो है नेक्स्ट क्लास में न्यू टाइप से स्टार्ट होगा, यानी ये प्राइस गुना कंजप्शन पर आधारित जितना क्वेश्चन था वो सभी क्वेश्चन आपने कर लिया। अब इस टाइप का एक भी सवाल नहीं बचा हुआ है। तो बस ये 110 हो गया ना। 110 क्वेश्चन जो है आपको पूरा अच्छा तरह से रिवीजन कर लेना है कि प्राइस गुना कंजप्शन पर बेस क्वेश्चन कुछ भी पूछे तो आप बना दे। अब मान लीजिए कितना पढ़ लिए, एग्जाम में अब इसके जगह पर ही कुछ और लिख दे। अब जैसे लिख दे यहाँ एक व्यक्ति बोला सीधा कह देगा कि राम के प्रति घंटे का वेतन 20% बढ़ गया, तो आप मन में सोचे सर जी तो राम करके कोनो क्वेश्चन में नहीं पढ़ाए हैं, तो यहाँ राम कहाँ से आ गया। तो ऐसा नहीं सोचना है, भाषा पर पकड़ बनाना पड़ेगा आपको। बात समझ गए? तो आज इतना ही रखिए इसमें।